श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय मित्रों, आज का विषय है मराठा आरक्षण के लिए मराठा आरक्षण के कारण कुछ आत्महत्याएं हुई हैं। क्या किसी भी कारण से आत्महत्या करना उचित है? इस विषय पर हम बोलेंगे, संवाद करेंगे। शुरुआत में करीबन 1 घंटे तक मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। हो सकता है थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए। आप सवाल पूछ सकते हो, शुरुआत से ही सवाल पूछ सकते हो, बीच में भी सवाल पूछ सकते हो, आखिरी में भी सवाल पूछ सकते हो। उन सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मित्रों, मराठा आरक्षण का आंदोलन भड़क चुका है। कुछ हिंसक घटनाएं हुई, उसी दरमियान कुछ आत्महत्याएं हुई थी। पेपर रिपोर्ट के अनुसार, प्रिंट मीडिया के अनुसार अभी तक 14 आत्महत्याएं हो चुकी है मराठा आरक्षण के आंदोलन के लिए। मैं उनके नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि इन आत्महत्याओं को मैं प्रोत्साहित नहीं करना चाहता हूं। जब कोई आंदोलन छोटा होता है तो दबाव बढ़ाने के लिए शायद आत्महत्या कुछ काम कर जाए, लेकिन मराठा आरक्षण के लिए शुरू हुआ आंदोलन इतना बड़ा है, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है। सरकार पर, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन पर इतना बड़ा दबाव है कि वो दबाव और आगे बढ़ाने के लिए कोई आत्महत्या हो, इसकी मूलतः जरूरत नहीं है। अब इसको आत्महत्या कहने से शहादत कहना ज्यादा अच्छा सभी को लगेगा कि इसको शहादत कहा जाए। जिन्होंने आत्महत्या मराठवाड़ा या फिर मराठा मोर्चा के कारण या फिर आरक्षण के लिए, मराठा आरक्षण के लिए की है, उनको शहीद कहा जाए। सबसे पहली बात, इन आत्महत्याओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सभी मराठा आंदोलन करने वाले युवकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आपका आंदोलन इतना बड़ा है, उसका दबाव इतना ज्यादा है कि किसी भी सरकार को आरक्षण देना ही पड़ेगा। अब उसमें जो भी तांत्रिक कारण है, लीगल कारण है, उस कारण थोड़ा कम अधिक समय लग सकता है। यह भी बात सही है कि ये चीजें बहुत पहले होनी जानी चाहिए थी। इसमें कि काफी चीजें सरकार ने पहले ही कर लेनी चाहिए थी, ताकि इतनी देरी नहीं होती। ये सब बातें सच होने के बावजूद आरक्षण मिलने ही वाला है, चाहे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लाने की जरूरत हो या और कुछ भी हो, क्योंकि शायद ये पहला ऐसा आंदोलन है कि जिसका किसी ने विरोध नहीं किया है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, ना ही किसी सामाजिक संगठन ने। जिस आंदोलन को सबका सपोर्ट है, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद के, करीबन महाराष्ट्र के 31% मराठाओं की ये, मैक्सिमम लोगों ने कहीं ना कहीं सुसाइड नोट में लिख कर रखा है, इसलिए उसको मराठा आरक्षण के साथ जोड़ा गया है। कुछ केसेस के बारे में लोगों ने कहा, इसलिए जोड़ा गया है। जो भी कारण होगा, आत्महत्याओं को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इंसान का जीवन बहुत ही मूल्यवान है। एक बार जान जाने के बाद फिर से आने की संभावना नहीं है, पुनर्जन्म होता नहीं है। इसलिए अपनी जो भी ताकत है वो आंदोलन में झोंक देनी चाहिए। जो चीज हम डिमांड करते हैं, मांग रखते हैं, वो पूरी करने के लिए पूरी ताकत लगाकर प्रयास करना चाहिए।
आत्महत्या उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मित्रों, इस बहाने आत्महत्या इस विषय पर बोलने का मैंने तय किया। हर एक के जीवन का एक बहुत महत्व का हिस्सा है। इस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में भी सोचें। लोग आत्महत्या करते हैं, ये जो 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, उनमें भारत में आत्महत्या जो होती है तो उसी तादाद में होती है। जनसंख्या है उसमें 17%, और अगर हम विचार करें तो 17.5% आत्महत्याएं होती है। थोड़ा सा ये बहुत नजदीक का रिलेशन है, करीबन उतनी ही आत्महत्याएं पूरी दुनिया में होती हैं। एक साल में भारत में 1,35,000 आत्महत्याएं होती है। अब इंसान और आत्महत्या का क्या संबंध है? कई लोगों को इतनी बुरी अवस्था में जीना होता है, हम अगर वो जीवन देखें तो हमको ऐसा लगे कि ये लोग क्यों जीते हैं। खाने के लिए ठीक ढंग से नहीं, रहने के लिए ठीक ढंग से नहीं, पेट भर खाना भी मिलता नहीं है, रात दिन मेहनत करने के बावजूद इतना जीवन दुभर हो जाता है, इसके बावजूद लोग जीते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे नेचर कारणीभूत है। ये नेचर में जो भी जीव पैदा होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे प्राणी हो, उसमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि किसी भी अवस्था में, चाहे वैसी परिस्थिति हो, उसने जीना चाहिए। यानी जीने की एक दुर्दम्य चाह, तीव्र इच्छा हर इंसान में, हर प्राणी में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट का ही हिस्सा होती है। इसलिए हर व्यक्ति किसी भी अवस्था में जीना चाहता है। उसका जीवन खत्म करने वाली जो भी चीज होगी उसको पार करना चाहता है, उसके साथ लड़ना चाहता है और किसी भी अवस्था में जीना चाहता है। इसीलिए मित्रों, इतने सालों से इतनी उसको महत्व होगा और शायद उसको इसका फायदा मिलेगा। इस बहाने भी कुछ आत्महत्याएं हो सकती है। मराठा आंदोलन में जो 14 आत्महत्याएं हुई, वो शायद हम इसको इस शहादत में कैटेगराइज कर सकते हैं। वैसे गलत ढंग से भी इसका उपयोग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य तो बड़ा ही होता है। सुसाइड बॉम्बर्स हैं, वो जानते हैं कि अपने शरीर पर वो बॉम्ब लगा रहे हैं और अपने आप को उड़ा रहे हैं। राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी श्रीलंकन सुसाइड बॉम्बर्स के जरिए। हम बार बार सुनते हैं कि टेररिस्ट, मैं कोई धर्म का नाम लेना नहीं चाहता हूं, टेररिस्ट अपने आप को उड़ा देते हैं और अपने साथ में कई लोगों का भी, सही माने में उनको मार डालते हैं, उनको भी खत्म कर डालते हैं। यह भी उनका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। गलत होगा, गलत है ही, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा उद्देश्य माना जाता है। उनके दिमाग में, उनके शरीर में के जो भी सोच है शरीर के साथ आए हुए, उसके साथ में ये होता है। चाहे उसके लिए बाद में जन्नत मिलेगी, ये अभिलाषा हो सकती है, ये लोभ हो सकता है। चाहे हम लोगों के लिए कोई बड़ा काम कर रहे हैं, ये भी उसके पीछे की प्रेरणा हो सकती है। लेकिन इस ढंग से भी, इसको शहादत कहेंगे क्या कहेंगे, इसके बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस कारण भी आत्महत्या है, दूसरा कुछ नहीं है। हम तीसरा भी तरीका देखेंगे इस क्षेत्र में। अब ये जो टेररिस्ट सुसाइड बॉम्बर्स हैं, चाहे राजीव गांधी की हत्या करने वाले हो, चाहे और धर्म के लोग करने वाले हो, इसका तो हम समर्थन कोई भी नहीं कर पाएगा। जो भी मानवता को मानता है, इंसान को इंसान समझता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ कृत्य देश प्रेम के लिए कुछ लोग करते हैं, जिसको हम सुसाइड नहीं कह सकते, लेकिन उनको पता होता है कि ये कृत्य करने के बाद में उनकी जान जाने वाली है। भगत सिंह के बारे में हमने सबने सुना है, जानते हैं। भगत सिंह जी ने
एक अंग्रेज अधिकारी को मार गिराया। उनके साथ में आजाद थे, राजगुरु थे। 1928 में यह कृत्य करने के बाद 29 में दिल्ली के विधान भवन में, दिल्ली के असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कहा जाता था, उसमें उन्होंने बॉम्बिंग की, पत्रक बांटे, डाले और अपने आप को पकड़वा लिया। और उसके बाद में 1931 में उनको फांसी दी गई। अब ये सब हिस्ट्री हम सबको मालूम है। ये सोची समझी की हुई हरकत है। देश को आजादी मिले इसलिए की हुई हरकत है, लेकिन ये हरकत के कारण जान जाने वाली है, ये पता था, इसके बावजूद इंसान ऐसी बातें करता है। इसी को हम शहादत कहते हैं, ऐसे लोगों को हम शहीद कहते हैं। इनको हम थोड़ा अलग दर्जे में रखते हैं, आत्महत्याओं के क्षेत्र में इनको ला नहीं सकते। अब ये शहादत बराबर थी नहीं थी, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। क्या ऐसे कुछ इन्हें गिने लोगों ने इस ढंग से कुछ मर्डर्स करने के बाद, हत्याएं करने के बाद और अपनी जान देने के बाद देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है क्या? वो भी अंग्रेजों जैसे बहुत ही बलवान, जिन्होंने अपने सैनिक शक्ति के आधार पर, सैनिक डिसिप्लिन के आधार पर पूरे दुनिया में जहां अंधेरा नहीं होता, इतने बड़े विस्तीर्ण पृथ्वी पर राज किया। ऐसे अंग्रेजों के साथ में इस शस्त्र के आधार पर, इस बलिदान के आधार पर यह लड़ाई हो सकती है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। मुझे दूसरा जो मार्ग है वो ज्यादा भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा लगा, जो महात्मा गांधी जी ने लिया था। जो डरपोक भारतीय लोग हैं उनको निडर बनाया, अंग्रेजों के बंदूकों के आगे, तोपों के आगे, पिस्तौलों के आगे खड़ा किया, निडर बनाया, निर्भय बनाया, बार बार आंदोलन करते गए। उसमें भारत की पूरी एक पीढ़ी, कौम निडर बनते गई। और यह आसान बात नहीं थी। सामने के व्यक्ति के पास पिस्तौल है, तोहफे हैं, पूरे दुनिया पर राज करने की क्षमता है और उनके आगे अपने बात के लिए डटे रहे, चाहे मरेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, इस ढंग से आंदोलन करे। ये पूरे दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी बात थी। और मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र की जो नींव रखी गई, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के इसी अहिंसक आंदोलन के जरिए रखी गई है, इसलिए मैं उसको ज्यादा महत्व दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगत सिंह, राजगुरु जी या फिर आजाद जी, इन सब की शहादत, बलिदान कम आंका जाए। वो भी, उसकी कीमत बहुत बड़ी है मानवीय जीवन में। और मित्रों, किस कारणवश आत्महत्याएं होती हैं? महाराष्ट्र में और देश में सबको पता है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं। करीबन अभी तक 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की है। मराठा मोर्चा के बहाने मैंने बहुत विस्तार से खेती समस्या, उसकी अर्थव्यवस्था की समस्या आपके सामने रखी है। मैं यवतमाल जिले का हूं और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं यवतमाल जिले में होती है। अब ये जो आत्महत्याएं होती है, उसके पीछे का कारण क्या है? हालांकि बीच में जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, तब ये आत्महत्याएं रोकने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल प्रयास करने का सरकार ने तय किया था। अब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप चलाता हूं, साइकोलॉजी की काफी चीजें लोगों को सिखाता हूं, काउंसलिंग करता हूं। तो मुझे भी ऑफर आई थी कि आप भी इस क्षेत्र में काम करते ही हो, अंधविश्वास के खिलाफ भी काम करते हो, तो ये आत्महत्याएं रुके। आपके ही जिले में बहुत बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं होती है, तो ये रोकने के लिए आप कुछ साइकोलॉजिकल प्रयास कीजिए और उसके लिए सरकार कुछ करने वाली है, उसमें भी हिस्सा लीजिए। तब मैंने कहा था कि यह आत्महत्याएं कोई भी साइकोलॉजिकल कारणों से रोकी नहीं जा सकती, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि इसके पीछे का मूल कारण मैं जानता था।
ज्यादा से ज्यादा हम इतना कर पाएंगे कि जो लोग आज आत्महत्या करना चाहते हैं वो 6 महीने बाद आत्महत्या करें। ये जो आत्महत्याएं हैं, तब मैंने वो तो लिया नहीं, क्योंकि मैं जानता था उसमें से कोई रिजल्ट नहीं आएंगे और फिर सरकार का पैसा बर्बाद हो जाएगा, और कम से कम मेरे जरिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा मानकर मैंने तब उस बात में मैं शरीक नहीं हुआ। कुछ बाबाओं को मेडिटेशन के द्वारा ऐसी आत्महत्या रोकने के लिए कुछ करोड़ रुपए दिए गए थे। अब उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं था, यह मुझे मालूम था, इसलिए कुछ भी उसमें फर्क नहीं गिरा। ये फैक्ट्स है। ये आत्महत्याएं केवल हम पोस्टपोन कर सकते हैं, इसके ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। सही माने में अगर मुझे पूछा जाए कि ये किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है, ये आत्महत्याएं हैं क्या, मैं कहूंगा ये आत्महत्याएं नहीं है, ये सरकार ने किए हुए मर्डर्स है। केवल महाराष्ट्र सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, केवल आज जो सरकार में है उन पार्टीज ने की हुई हत्याएं नहीं है, हमारे टोटल सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था ने की हुई हत्याएं हैं। ये मर्डर्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि हमने जिस ढंग की अर्थव्यवस्था स्वीकारी है उसमें जो 60 से 70% लोग, किसान, उन पर डिपेंडेंट लोग, ये जो लोग खेती पर डिपेंडेंट है, वो कैसे बुरी अवस्था में जाएंगे, ये अर्थव्यवस्था का जिसको भी भान है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझता है। इसके बावजूद हम उसी ढंग की अर्थव्यवस्था चलाते आए जिसमें कोई दूसरा चारा ही नहीं बचता है। अब किसान बार बार कर्जे में डूबता है। कई लोगों ने कई कारण ढूंढे, शराब पीते हैं इसलिए कर्जे में डूबते हैं, शादी में बहुत खर्चा करते हैं इसलिए कर्जे में डूबते हैं। ये सब ऊपरी ऊपरी कारण हैं, थोड़ा सा उसका हिस्सा बढ़ाने वाले कारण हैं। सही कारण है कि उसके अनाज को वो भी उत्पाद करता है खेती में, उसको दाम नहीं मिलता है, उस दाम पर सरकार का कंट्रोल होता है, वो दाम कम से कम रहे, ये अर्थव्यवस्था में पूरी व्यवस्था की जाती है, और इस कारण किसान की अवस्था है। इसलिए ये हमारे अर्थव्यवस्था ने सरकार के जरिए, क्योंकि सरकारी अर्थव्यवस्था तय करती है, सरकार के जरिए किए हुए मर्डर्स है। अब मैं जो ये बात कह रहा हूं शायद आप में से काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं उनको विनती करूंगा कि मराठा मोर्चा के बहाने इस विषय पर विस्तार से मैंने ये विषय रखा था 29 जुलाई को रात को 8 बजे मराठा क्रांति मोर्चा, इस विषय पर वो विषय आप सुनिए, अच्छे ढंग से सुन लीजिए। यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। श्याम मानव कर आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगा, फेसबुक लाइव पर भी मिल जाएगा, यानी पुराने जो भी वीडियोस होते हैं उसमें मिल जाएगा। तो मित्रों आप अवश्य वो सुनिए, उसके पीछे के कारण बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। और बड़े पैमाने पर आत्महत्या होने का क्या कारण हो सकता है? प्रेम के कारण जो आत्महत्याएं होती है, अब इसका प्रमाण पहले से कम हो गया। मेरे जमाने में, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था 70s में, उन दिनों में आत्महत्याओं का प्रमाण, प्रेम के कारण होने वाली आत्महत्याओं का प्रमाण काफी आज से ज्यादा था। अब एक तो हम लोगों के दिमाग में प्रेम के बारे में जो कल्पनाएं थी, देवदास, दिलीप कुमार का हो, चाहे सहगल का हो, चाहे बाद में आया हुआ हो, ये देवदास पूरी तरह से बैठ गया था। मेरा प्रेम महान है। उन दिनों प्रेम कैसे होते थे? आंखों आंखों में होते थे। लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ में बहुत बात नहीं कर पाते थे। थोड़ी सी नोट इधर की उधर देना, पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना, वो भी गलती से अगर उस लड़की के भाई के या फिर रिश्तेदारों के हाथों में लग गया तो पूछो मत फिर आगे क्या होगा। ऐसा डर डर कर जो प्यार होते थे उसमें प्रेम भंग होने की गुंजाइश भी ज्यादा होती थी। अब कितनी समस्याएं हैं, जात की समस्या है, आर्थिक स्थिति की समस्या है, कई समस्याएं होती थी, और उस कारण मैक्सिमम लोगों का प्रेम भंग होता था। फिर हमारे सामने बड़ी बड़ी कहानियां रहती थी, लैला मजनू है, शेरी फरहाद है, रोमियो जूलियट है,
देवदास और पारो तो है ही है, और इस कारण मेरा प्रेम महान। और फिर हमारे सामने ऐसे वाक्य बार बार आते थे कि दिल एक मंदिर है जिसमें भगवान की मूर्त एक ही बार बिठाई जाती है। अब ये वाक्य जिस नटी ने कहा है, उस नटी ने अपने मंदिर में तो बहुत से भगवान बिठाए थे, लेकिन ये पिक्चर में, सिनेमा में जो वाक्य हम सुनते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। मैं खुद भी ऐसी अवस्था का शिकार था। हर लड़के के अनुसार मैं भी 18 साल का था, प्यार में गिर गया। उस वक्त मैक्सिमम लोगों का प्रेम बंद होता था, मेरा भी हुआ। बड़े मुश्किल से उसमें से संभला। 3 सालों तक उसमें से बाहर आने की कोशिश करते गया, लेकिन मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी, प्रेम को बहुत महत्व देना, मेरा देवदास से भी बड़ा प्रेम है। देवदास फिर बार बार याद आता था। हाँ, शराब नहीं पिया क्योंकि उन दिनों शराब पीने का चलन नहीं था, नहीं तो शराब में डूब जाता। 3 साल बाद जब ऐसा एक प्रसंग हुआ कि ये 3 सालों में मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया, ये मेरे ध्यान में आया, तब मैंने तय किया कि अपने जीने में कोई मतलब नहीं। 3 साल से अपन कोशिश कर रहे हैं इसके बाहर आने की, ये संभव नहीं हो पा रहा है। जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, चाहे मेरे चाचा चाची हो, चाहे मेरे माता पिता हो, उनको जाने अनजाने में मेरे कारण अपमानित होना पड़ता है। इस कारण मैं वर्धा छोड़कर सीधा बंबई भागा। अब उन दिनों वो कापूस एकाधिकार था, उसमें काफी पैसे मेरे बैंक में रहते थे क्योंकि मेरे नाम पर जमीन थी। उसी में से कुछ हिस्सा उठाया, बंबई भागा। तय किया था कि मुझे मरना है। फिर भी मैंने कोशिश की कि अपन जीना चाहते हैं कि नहीं, जरा समझ ले, एकदम से ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं 6 माह मुंबई में जीता रहा। कल्याण में एक होटल में एक रूम में रुकता था, पेइंग गेस्ट जैसा एक रूम में 2 लोग हम रहते थे। वहां पर मेरा एक साथी था, वो एक मुस्लिम बूढ़ा आदमी था। पहले मैंने रास्तों पर काफी चीजें बेची। मार्केट से चीजें लाना, रास्तों पर अपना पथारी एक कपड़ा डाल देना, उस पर चीजें रखना, लोगों को बेचना। फिर एक डेट्रोलैक्स इंडस्ट्री, आज की जो मिनर्वा टॉकीज है, उन दिनों में उसका रिनोवेशन चल रहा था। 1973 की ये बात है। और उसके सामने डेट्रोलैक्स इंडस्ट्री थी, वहां पर मैं सेल्समैन कर जॉब करता था। ठीक ठाक कमा लेता था, लेकिन जीने की इच्छा नहीं बची थी। 6 माह हो चुके थे और मैंने रोजगॉन टैबलेट्स थी जो मैं बेचता था, वो कॉकरोच मारने के लिए थी। और मुझे पता था कि एक विशिष्ट प्रमाण में अगर ये लेते तो आदमी भी मरता है। ये मुस्लिम व्यक्ति के ध्यान में आ गया कि मैंने उसका स्टॉक बढ़ाया, जबकि कंपनी देती नहीं है इतना बड़ा स्टॉक। और उसको पता था थोड़ा सा कुछ तो भी गड़बड़ है। रात को 2 बजे तक वो जगता रहा। मैं वापिस आने के बाद उसने मुझे पकड़ा, बोले तेरी आत्महत्या करने का तय हो चुका है, दिख रहा है। और फिर उसने मेरे सामने एक चित्र खड़ा रखा कि तू मरेगा यहां पर। अब तू कौन है मैं भी नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने झूठा नाम रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं मर गया हूं ये किसी को पता चले। तू यहां मर जाएगा, तेरे को पहचानने वाला कोई नहीं। म्यूनिसिपालिटी वाले कुत्ता समझकर तुझे ले जाएंगे, कहीं तो भी जला देंगे। तेरे माँ बाप जिंदगी भर राह देखते रहेंगे कि तू कब आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा। उनकी क्या गलती है? और किस लिए? एक लड़की के लिए। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए। उसने इतने अच्छे ढंग से मुझे समझाया, 2-3 घंटे तक वो समझाते रहा, जब तक मैं ये उसको आश्वासन नहीं दे पाया कि नहीं मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, तब तक उसने मुझे छोड़ा नहीं। और फिर दूसरे ही दिन मैं वापस आ गया। तब मैंने तय किया था कि मेरी जिंदगी में अच्छे काम में लगाऊंगा। और उसके बाद मैं एक अलग ढंग से जीवन के बारे में सोचने लग गया। अच्छे काम में अपनी जिंदगी लगाते गया, सार्वजनिक काम में अपने आप को पूरी तरह से डुबो लिया। और मुझे लगता है कि आगे का जीवन मेरा बहुत ही अलग ढंग से मैं विकसित कर पाया। तो मित्रों, ये जो मानसिक अवस्था होती है आत्महत्या करने की, प्रेम बंद होने के कारण, उसको मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, खुद भुगत चुका।
फिर मैंने कई यूथ कॉलम चलाए। दैनिक तरुण भारत नागपुर का यूथ कॉलम 3 साल तक चलाता था। दैनिक लोकमत का यूथ कॉलम करीबन 9 साल तक चलाते आया हूं। मनोर में भी युवकों के लिए काफी लिखता था। ये यूथ कॉलम बहुत ही पॉपुलर थे। युवकों के लिए अलग अलग विषयों पर मैं लिखता था, उनके टच में रहता था। मेरे लोकमत की जो डाक थी, हर महीने में कम से कम 500 से 1000 लेटर्स आते थे। उन दिनों में कांटेक्ट करने का यही एक जरिया था। और ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी कि आत्महत्या के, प्रेम के कारण, प्रेम भंग के कारण, और उस पर मैंने आर्टिकल्स लिखे थे। और इस कारण ये जो 500 से 1000 पत्र आते थे हर महीने में, उनमें से कम 200 से 300 पत्र ये मैं आत्महत्या करना चाहता हूं इस ढंग के पत्र होते थे। सर, जीने में कोई मतलब नहीं है, मेरा प्रेम भंग हो गया है, उस लड़की ने मुझे नहीं कहा है, या फिर उस लड़के ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, करनी चाहती हूं। अब जो लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाते थे वो कांटेक्ट करते थे। उनको बहुत काउंसलिंग करने की मैं कोशिश करता था, अपने उदाहरण से लेकर कई उदाहरण देता था। इसके बावजूद कई व्यक्ति कहते थे, सर आपको नहीं समझेगा प्यार क्या होता है, मेरा प्यार बहुत महान है, वो नहीं तो मैं नहीं, जीने में कोई मतलब नहीं। अब इतना उसको समझाने के बाद में, इतना काउंसलिंग करने के बाद में, फिर व्यक्ति वही कहती है तो मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि ऐसे कहने की इच्छा हो जाती थी, जा मर, कैसा मरना है आसानी से मैं तुझे बताऊंगा। और ऐसा बार बार होने लग गया। तब मेरे लोकमत के कॉलम में मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैं एक किताब लिखने वाला हूं कि सुलभ आत्महत्या कैसे करें। ये जो व्यक्ति है प्रेम भंग होने के बाद आत्महत्या करना चाहते हैं, इतना भी समझाने के बाद आत्महत्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने सुलभ आत्महत्या कैसे करनी चाहिए इसके बारे में मैं एक किताब लिखने वाला हूं। और सही में मैंने कई डॉक्टरों से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। आदमी इंसान आसानी से कैसे मरता है, इसके कारण जानना, उसके तरीके जानना शुरू किए थे। यह आर्टिकल पढ़ने के बाद में एक पुलिस अधिकारी, मेरे मित्र थे, अच्छे बन चुके थे काम के कारण, उन्होंने मुझे आग्रह से बुलाकर मेरे साथ बात की कि मानव साहब ऐसा किताब मत लिखिए, आपका कोई भरोसा नहीं, आप सही में लिख डालोगे। और एक भी व्यक्ति ने किताब पढ़कर आत्महत्या की ऐसा रेफरेंस मिला तो आपको आत्महत्या के लिए प्रवृत्त किया, इसलिए आपको बहुत दिक्कतें सहन करनी पड़ेगी। मेरे ध्यान में आएगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को आत्महत्या करने के लिए, सही में कुछ जाने जा सकती है, इसलिए मैंने वो किताब पहले नहीं लिखी। लेकिन मित्रों, इतने बड़े पैमाने पर इस ढंग से जो आत्महत्याएं होती है, वो भी उस जमाने में बहुत अच्छे ढंग से मैंने नजदीक से देखी है। काफी आत्महत्याएं बचा भी पाया। अब इसमें एक बात को समझना चाहिए, आज भी ऐसी आत्महत्याएं बीच बीच में होती है। थोड़े आज के लड़के लड़कियां ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, वातावरण बदल चुका है, एक दूसरे के साथ में आसानी से घुल मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो एक टोटल जिस ढंग का एक रोमांटिक लव की कल्पना थी, वो कल्पना से बाहर आकर थोड़ा प्रैक्टिकल स्टेज पर सब लोग आ गए हैं, इसलिए प्रमाण थोड़ा कम हुआ है। लेकिन इसमें दूसरे प्रमाण भी ज्यादा बढ़े। जो व्यक्ति हम जिसके प्यार में गिरे हैं, वो अगर हमें नहीं कहती है तो फिर उसका जीवन हम खत्म कर डालते हैं, उसके चेहरे पर एसिड डालते हैं, या फिर उसका मर्डर कर डालते हैं। यह भी बहुत गलत बात है। सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए, प्रेम इस विषय पर मैंने काफी रिसर्च पढ़े हैं, काफी आर्टिकल्स लिखे हैं, इस विषय को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की है। अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि दिल एक मंदिर है, उसमें भगवान की मूर्त एक ही बार बिठाई जाती है, यह केवल कोरी कल्पना है। सही माने में देखा जाए तो नेचर ने जिस कारणवश व्यक्ति को प्यार करने की प्रवृत्ति दी है, उसी नेचर ने एक से ज्यादा बार प्यार करने की क्षमता भी व्यक्ति को दी। इसलिए अगर अपना प्रेम सक्सेस होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भूल जाना बहुत अच्छा है। इसके लिए दूसरे व्यक्ति का आदर करने की क्षमता हमें होनी चाहिए। अरे भाई ठीक है, सामने की व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करना चाहती है, यह उसका अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है।
शायद हो सकता है कि पहले उसे लगा कि ये उस लायक व्यक्ति है, बाद में शायद उसे पता चला कि ये उस लायक नहीं है। शायद हो सकता है कि उसे इससे भी अच्छा व्यक्ति मिला है। तो ये बात हमने समझ लेनी चाहिए। अगर सही में सामने के व्यक्ति के साथ में हम प्यार करते हैं तो उसका हमने आदर करना चाहिए, और वो अगर सुख प्राप्त होता है उस व्यक्ति को तो उसमें हमारा सुख देखना चाहिए। ये प्रवृत्ति रहेगी तो हम जिएंगे और दूसरे को भी जीने दिएंगे। सबसे पहले ये दिमाग में से निकाल डालो कि देवदास ये प्यार के क्षेत्र का बहुत बड़ा आदर्श है। मैं तो कहता हूं कि समाज में ये बहुत ही गंदा आदर्श है। देवदास ना खुद के लिए जी पाया, ना अपने मां बाप के लिए कुछ वो दे पाया, सबका नुकसान करने वाला ये व्यक्ति है। प्रेम के कारण, प्रेम भंग के कारण केवल शराब पीते पीते खुद की जिंदगी बर्बाद कर डाली और दूसरों को भी दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद करने के लिए प्रवृत्त हुए। तो ऐसे प्यार में तो कोई मतलब नहीं। प्यार की प्रेरणा से तो कहां के कहां पहाड़ पार कर जाने की क्षमता प्राप्त होने वाले कई उदाहरण इतिहास में हैं। यह तो बहुत ही गलत उदाहरण है। मैं हमेशा कहता हूं इस विषय का अभ्यास होने के कारण कि अच्छा हो गया देवदास की पारो के साथ में शादी नहीं हुई, अच्छा हो गया श्री और फरहाद की शादी नहीं हुई, अच्छा हो गया लैला मजनू की शादी नहीं हुई, अच्छा हो गया रोमियो जूलियट की शादी नहीं हुई। क्योंकि ये प्रेम नहीं है, ये केवल ऑब्सेशन है। ये ऑब्सेशनल लव करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना खुद जीते हैं ना खुद दूसरों को जीने देते हैं। प्रेम सक्सेस होने के बाद में शादी अगर होती तो एक दूसरों को डुबो डुबो कर ये लोग मारते, एक दूसरों को खुली श्वास नहीं लेने देते। तो ऐसा ऑब्सेशनल लव होकर कोई भी जिंदगी में जी नहीं सकता। सामने का व्यक्ति तो बिल्कुल आनंदी बनकर अपने जीवन में जी नहीं सकता। इसलिए ये जो उदाहरण है जिनको हम आदर्श मानते हैं, पिक्चर में ठीक है, देखने के लिए ठीक है, लेकिन जीवन के लिए बहुत घातक उदाहरण है। ठीक है, प्यार में हम पढ़ते हैं, प्रेम में पढ़ना, ऐसा ही वाक्य प्रयोग करते हैं तो इसमें गिरने की पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हमके ध्यान में आया कि हम गिर गए, पड़ गए, फिर उठना चाहिए, फिर चलने की कोशिश करनी चाहिए। नेचर ने हमको बचपन में ही सिखाया होता है कि हम बार बार गिरते हैं, बार बार पड़ते हैं, फिर भी हम उठकर चल सकते हैं। तो इस ढंग से अगर हम इस विषय की तरफ देखें तो शायद ये इतना डिफिकल्ट विषय ना बने, ना वो आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त करने वाला विषय बने, ना ही दूसरे की जिंदगी दुभर करने वाला विषय बने। ये बात बहुत अच्छे ढंग से हमने मन में ठान लेनी चाहिए। इंसान प्यार करता है, सही प्यार करता है, दूसरी बार भी वो सही प्यार कर सकता है। ये नेचर नहीं हमें क्षमता दी है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब है ये नहीं है कि रोज नए नए व्यक्ति से प्यार करना चाहिए, फिर उसको हम प्यार कहते नहीं है। इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, इसके बारे में विस्तार से मुझे आप सबसे बात करनी थी। अगर कुछ भी अभी दिमाग में ठीक बचा हुआ है तो उसको निकाल फेंको। फिर और आत्महत्याएं होती है बड़े पैमाने पर, उसके पीछे का कारण क्या है? किसी भी कारणवश हमारे मन में निराशा अगर निर्माण होती है, टेंशन्स वाला जीवन होता है, बहुत प्रेशर्स होते हैं, उस कारण पैमाने पर विद्यार्थी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यानी 2 साल पूर्व तक 24 घंटे में भारत में 24 आत्महत्याएं होती थी, यानी हर घंटे में एक आत्महत्या होती थी। गए 2 सालों में विद्यार्थियों की आत्महत्या का प्रमाण बढ़ गया है। अभी करीबन 28 आत्महत्याएं 24 घंटे में होती है, 26 आत्महत्याएं तो होती ही होती है, यानी 55 मिनट में एक आत्महत्या होती है। मेरे जमाने में विद्यार्थियों की इतनी आत्महत्याएं नहीं होती थी। जब मैं विद्यार्थी था हम पर शायद इतना प्रेशर नहीं था। आज हर मां बाप को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने शिक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करने चाहिए, एग्जाम्स 95% प्राप्त नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं। मां बाप का प्रेशर होता है,
रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, समाज की प्रतिष्ठा का प्रेशर होता है, और अध्यापकों का भी प्रेशर होता है। टोटल कॉम्पिटिटिव वातावरण में इस ढंग का वातावरण होता है कि एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं किए तो मेरे जीवन को कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। ये बहुत ही गलत धारणा है। सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में फेल्यूर्स को भी जीने का अधिकार है और सम्मान से जीने का अधिकार है। हर एक को अभ्यास में होशियार होने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अगर स्टडी में और अभ्यास में होशियार हो जाएगा तो होशियारी को कोई मतलब भी नहीं बचता है। और आज तो ऐसा जमाना आ गया, पहली बार ऐसा अवसर युवकों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में आया है कि गुणों की कदर होती है, योग्यता की कदर होती है, आप में जो क्षमताएं हैं उसकी कदर होती है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब हमारे जमाने में केवल डिग्रियों को महत्व था। ऐसे कई लोग रहते थे कि डिग्रियां प्राप्त करते थे लेकिन उनको कोई उस डिग्री के साथ में आने वाली योग्यता उनके साथ में नहीं होती थी। केवल डिग्री का स्टैंप है इसलिए वो नौकरी पर चढ़ जाते थे, जिंदगी भर नौकरी करते थे। केवल डिग्री के आधार पर कोई नॉलेज न होते हुए वो जिंदगी भर नौकरी कर पाते थे, उनको कोई निकाल नहीं पाता था। वो जमाना भी खत्म हो गया। कितनी भी अच्छी डिग्री आप प्राप्त करें, केवल आपको स्टेपिंग स्टोन करके उपयोग में आती है। चाहे अब सरकारी नौकरियां तो खत्म ही हो गई, इसलिए आप सरकार के तो जमाई बन ही नहीं सकते, बहुत कम बची है। वहां भी बहुत कॉम्पिटिटिव वातावरण अब तैयार हो चुका है, और सरकारी छोड़कर बाकी नौकरियों में तो सीधा सीधा कंपटीशन होती है। जिस डिग्री के आधार पर आपको स्टेपिंग स्टोन कर कर वहां नौकरी मिलती है, जो भी पोस्ट आपने प्राप्त की है, उसको आवश्यक योग्यता अगर आप सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको पीछे से लात मारकर भगा दिया जाता है। आपके पास डिग्री है तो केवल स्टेपिंग स्टोन है, इसके अलावा और कोई महत्व नहीं। ऐसे भी कई व्यक्ति है कि जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन वो व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर है। तो आज ऐसा जमाना आया है कि आपके हर योग्यता को बहुत महत्व प्राप्त हुआ, ये कॉम्पिटिटिव युग। इसलिए पढ़ाई में, अभ्यास में, परीक्षा में अगर कम मार्क्स मिलते हैं तो उसमें अपमान भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि फेल्यूर होने से कुछ बिगड़ता नहीं है। एक बार फेल हो गए, दोबारा प्रयास कर सकते हो, तिबारा प्रयास कर सकते हो, यश प्राप्त कर सकते हो। ये क्षमता हर व्यक्ति में होती है। और जब मैं माँ बाप को देखता हूं, क्योंकि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स गए 28 सालों से चलाते आया हूं, अभी 3-4 साल रुका हूं क्योंकि ज्यादा समय मुझे अंधविश्वास के काम के लिए देना था। लगातार विद्यार्थियों को और उनके माँ बाप के साथ बातचीत करते आया हूं। मैं हमेशा कहने की कोशिश करता था कि आपके बच्चों के साथ में आप प्यार कीजिए, इन स्पाइट ऑफ देयर सक्सेस। उनके यशस्विता के बगैर आपका उनके साथ में प्यार होना चाहिए। हर लड़के को, लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि मैं उत्तम मार्क प्राप्त करती हूं तो भी मेरे मां बाप मुझसे प्यार करते हैं, अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त करता हूं तो भी मेरे मां बाप उतना ही मुझसे प्यार करते हैं। ये अगर वातावरण, ये अगर विश्वास, ये अगर प्यार मां बाप से बच्चों को मिले तो बच्चे कभी आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे। जाने अनजाने में मां बाप, नजदीक के रिश्तेदार विद्यार्थियों पर का इतना प्रेशर बढ़ाते हैं, इतना प्रेशर बढ़ाते हैं, और फिर समाज का और कॉम्पिटिटिव जगत का जो प्रेशर होता है वो होता ही है कि इस कारण काफी विद्यार्थी आत्महत्या के लिए प्रवृत्त होते हैं। ये गलत है। और फिर एक बार अपने लड़के लड़की ने आत्महत्या करने के बाद रोने के अलावा हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं। इसलिए मैं बड़े आग्रह से सभी माँ बाप से कहूंगा
रिश्तेदारों से कहूंगा, आम व्यक्तियों से कहूंगा और युवकों से भी कहूंगा कि भाई एग्जाम की सक्सेस सब कुछ नहीं है। अब ये एग्जाम की सक्सेस की बात क्या होती है? मैं यूथ कॉलम लिखता था उस जमाने में, मेरिट लिस्ट प्रसिद्ध होती थी। मैंने 10 साल की मेरिट लिस्ट निकाल कर ये अब लोग क्या कर रहे हैं, जीवन में कितने सक्सेस है, इस पर एक आर्टिकल लिखा और तब मैंने सप्रमाण सिद्ध किया था कि मेरिट लिस्ट में जो लोग आए हैं वो जीवन में बहुत सक्सेसफुल लोग नहीं है। इवन डॉक्टरी क्षेत्र में भी, जो कि उस जमाने में तो केवल मेरिट के आधार पर आपको मेडिकल में प्रवेश मिलता था, उस जमाने में भी बड़े पैमाने पर जो सक्सेस हुए हैं वो शायद मीडियोकर डॉक्टर्स रहे हैं, जो एग्जाम में मीडियोकर थे, जैसे वैसे जिनको एडमिशन मिली कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल, बहुत होशियार डॉक्टर कर उनका नाम रहा है। तो ये एग्जाम का यश और आपके जीवन का यश एक साथ मत जोड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों के बारे में वो साथ में आ सकता है, हर एक के बारे में वो साथ में नहीं आता है। तो मित्रों, इस ढंग से अगर हम सोचेंगे इस क्षेत्र में, फिर से मैं एक बार आग्रह करूंगा, फेल हुए बच्चे के साथ में भी हमने उतना ही प्यार जताना चाहिए और ये उसको आश्वस्त करना चाहिए कि तेरा एग्जाम का सक्सेस और हमारा प्यार का कोई रिलेशन नहीं है, तो ही हम इन बच्चों को आत्महत्याओं से सही माने में बचा पाएंगे। अब इसी के साथ में और भी कुछ है जिसमें बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं होती है। शादी के कारण, डाइवोर्स की सिचुएशन पैदा होने के कारण, कुछ लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का तनाव उनको सहन नहीं होता, इस कारण भी आत्महत्याएं होती हैं। तो ये भी कारण होते हैं। फिर सबसे बड़ा तबका जो है आत्महत्या करने का, वो बीमारी के कारण है, निराशा के कारण है। अब ये डिप्रेशन कर एक आपको बीमारी हो सकती है। ये बीमारी दोनों तरीके की हो सकती है। हर एक के जीवन में डिप्रेशन आता है, निराशा आती है, जिसको नैराश्य कहते हैं। ये बीमारी हर एक के जीवन में आती है। आपके जीवन में किसी भी कारणवश किसी भी क्षेत्र में अगर फेल्यूर आ जाए तो डिप्रेशन आता है। अगर आपने कुछ नहीं किया, जब ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है, कुछ नहीं किया, केवल आम जिंदगी जीने की कोशिश करते रहे और आपको प्यार का सपोर्ट है घर के लोगों का, मित्रों का, तो अब आसानी से उसमें से बाहर आते, 1 साल में 2 साल में पूरी तरह से बाहर आते। ये नेचुरल फिनोमिना हो सकता है। अगर आप इस डिप्रेशन को किस ढंग से हैंडल करें, ये टेक्निक्स आपको मालूम है, तो बहुत जल्दी आप इससे बाहर आएंगे। साइकोलॉजिकल मदद के कारण बहुत जल्दी बाहर आएंगे। ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हुआ। ये अगर लगातार हमारे जीवन में आता है, वो हमारे व्यक्तित्व के कारण आता है। और कल ही व्यक्तित्व इस विषय पर मैं विस्तार से बोला हूं। अगले शुक्रवार में भी रात को 8 बजे फेसबुक लाइव में व्यक्तित्व का जो दूसरा हिस्सा होगा उसके बारे में बोलने वाला हूं। तब विस्तार से इस बारे में बातचीत होगी। लेकिन मैं अभी इतना ही कहूंगा कि अगर बार बार आपके व्यक्तित्व के कारण आपके जीवन में डिप्रेशन आता है, तो शायद उसका रूपांतर मेजर डिप्रेशन में हो जाता है, या फिर कुछ हेरिडिटरी कारणों से भी मेजर डिप्रेशन आपको आ सकता है। कुछ लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं। एक बार डिप्रेशन, निराशा, दूसरी बार मैनिया, एकदम से उन्माद, ऐसा सिचुएशन बदलते रहती है। इन सब कारणों में सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, उनमें भी एक आत्महत्या करने की टेंडेंसी होती है और यह थोड़ी बहुत केमिकली इंड्यूस्ड टेंडेंसी होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसके साइकेट्रिक दवाइयों की बहुत जरूरत होती है। लेकिन इसमें से काफी जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां साइकोलॉजिकली ठीक ढंग से हैंडल हो सकती है, लेकिन मेजर बीमारियों में अगर उसको मेजर डिप्रेशन है, मैनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर सिजोफ्रेनिया है, तो ऐसी बीमारियों में साइकेट्रिक हेल्प की बहुत जरूरत होती है, मेडिसिन की बहुत जरूरत होती है और साथ में काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। अब ऐसे काफी लोगों को मैं देखते आया। अब कुछ इसमें की बीमारियां ऐसी है कि आप जिंदगी भर उससे बाहर नहीं आ सकते। इसके बावजूद
एक बार हमको पता चला कि हमको सिजोफ्रेनिया हुआ है, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। इसके बावजूद आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो, अच्छे ढंग से जी सकते हो। और इसके लिए मैं कहूंगा कि एक बहुत ही सुंदर सिनेमा है ब्यूटीफुल माइंड कर जॉन नैश नाम का एक बहुत ही बड़ा गणितज्ञ साइंटिस्ट, उसके जीवन पर सच्ची कहानी पर यह पिक्चर बना है। बहुत सुंदर पिक्चर है। ये जॉन नैश को ऐसी बीमारी होने के बाद भी उसने इतना बड़ा विज्ञान के क्षेत्र में काम किया कि उसको नोबेल प्राइज मिला। विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिला। उसको मैथमेटिकल जीनस कहा जाता था। ये जो पिक्चर है ब्यूटीफुल माइंड, इसको 4 एकेडमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। रसेल क्रोवे ने बहुत ही सुंदर काम इसमें किया है। उसको नहीं मिला एकेडमी अवार्ड, उसको नहीं मिला, लेकिन बहुत सुंदर अभिनय उसने किया है। मैं आग्रह करूंगा कि जिन जिन लोगों को इस ढंग की साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, उन लोगों ने ब्यूटीफुल माइंड नाम का सिनेमा देखना चाहिए। उस व्यक्ति को, उस जमाने में आज जैसी बहुत अच्छी दवाइयां नहीं थी, उस व्यक्ति को कभी समझता नहीं था कि मैं रियलिटी में जो देख रहा हूं वो सही है या झूठ है, कल्पना है। यानी वो क्लास में पढ़ाता था, प्रोफेसर था, तो सामने बैठे हुए विद्यार्थी सही है कि नहीं ये भी उसको समझ में नहीं आता था। कुछ उसके खास विद्यार्थी थे, उसको लगता था कि ये विद्यार्थी मुझे समझते हैं, तो उनको पूछता था मेरे सामने इतने लोग बैठे हैं, सही में है? और फिर विद्यार्थी कहते थे नहीं सर है, या फिर नहीं है, ये आपकी कल्पना है। ऐसी अवस्था में वो जिंदगी भर जीते गया। उसके बीबी ने उसको बहुत अच्छे ढंग से मदद की, साथ दी, और इस व्यक्ति ने उसके बाद नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। तो ऐसी अवस्था में भी लोग बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं। आशा नहीं छोड़नी चाहिए। आत्महत्या उसका कोई हल नहीं है। जो आत्महत्या की टेंडेंसी आती है उसके लिए अच्छी दवाइयां आज उपलब्ध है और अपने आप को हम रोक पाते हैं। अब यह आत्महत्या नाम की क्या चीज होती है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ डेफिनेशन तैयार की है। भारतीय गवर्नमेंट ने, जो एक अननेचुरल डेथ है, साथ में अंदर से मरने की चाहत जिसमें जगी है, और जो अपने जीवन का अंत करता है, उसके पीछे कोई सटीक कारण होता है, यानी कम से कम ऊपरी तौर पर वो सटीक लगे ऐसा कारण होता है। ये 3 बातें अगर साथ में आती है तो उसको सुसाइड कहा जाता है, उसको आत्महत्या कही जाती है। ये 3 में से एक भी कारण अगर नदारत रहे तो उसको आत्महत्या नहीं कहते, उसको मर्डर कहते हैं, दूसरा कुछ कहते हैं, लेकिन आत्महत्या नहीं कहते हैं। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। बिहार सबसे गरीब प्रांत, सबसे कम आत्महत्याएं बिहार में होती है। आपको अचरज लगेगा, केवल 1 लाख में 1 से भी कम आत्महत्याएं बिहार में होती है। यानी 2 लाख में 1 व्यक्ति की आत्महत्या बिहार में होती है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में भी ये आंकड़े बहुत कम हैं। 1 लाख लोगों में पंजाब में 4 से कम आत्महत्याएं होती है। उत्तर प्रदेश में भी करीबन इसी ढंग का है। हाईएस्ट आत्महत्याएं हमारे भारत में पांडेचेरी में होती है। पांडेचेरी बहुत ही प्रगत है। वहां 36.8 लोग 1 लाख में आत्महत्याएं करते हैं। उसके बाद में बड़ी तादाद में आत्महत्याएं करने वाले, यानी पांडेचेरी से नीचे, लेकिन बाकी प्रांतों से ज्यादा सिक्किम है, तमिलनाडु है, केरल है, इसमें काफी बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं होती हैं। अब मित्रों, ये जो आत्महत्याएं होती है उसमें पढ़े लिखे लोगों में 80% आत्महत्याएं होती है। इसमें भी और एक बहुत प्रभावित करने वाली चीज है, स्त्रियों में आत्महत्या करने का प्रमाण आधा है। स्त्रियों से दुगने पुरुष आत्महत्या करते हैं। और स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं बंगाल और महाराष्ट्र में होती है। अब मित्रों, आत्महत्याओं के जो भी कारण हैं, हमने जिसके बारे में सोचा उसके बाद कुछ कारण बचते हैं। मैरिज के डाउरी की समस्या के कारण कुछ लोग आत्महत्या करते हैं।
मैंने जो बोला उसके बजाय और भी बीमारियां हो सकती है, शारीरिक बीमारियां हो सकती है, उसके कारण भी लोग आत्महत्या कर सकते हैं, करते हैं। कुछ लोग इंपोर्टेंसी के कारण आत्महत्या करते हैं। कुछ लोग अपने प्रिय व्यक्ति का मृत्यु हुआ इसलिए भी आत्महत्या करते हैं। कुछ लोग किस कारणवश उनकी अप्रतिष्ठा हुई समाज में इसलिए आत्महत्या करते हैं। और कुछ लोग हीरो वर्शिप के लिए भी आत्महत्या करते हैं। जैसे जयललिता जी का मृत्यु हुआ, तमिलनाडु में कई लोगों ने आत्महत्याएं की। तो हमारे हीरो मर गए तो उनके साथ में हम भी मरेंगे। गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, यानी मैं किसानों से छोड़कर बाकी का आंकड़ा ले रहा हूं, गरीबी के कारण भी कुछ लोग आत्महत्याएं करते हैं, बेरोजगारी के कारण भी कुछ आत्महत्याएं करते हैं, लेकिन ये प्रमाण बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो प्रमाण है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अब मित्रों, ये आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। मैं ऐसा व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा हूं कि जिसके जीवन में 2 बार आत्महत्या करने का अवसर आया। पहली बार ही वो सीख गया था कि अपना जीवन जो है वो अगर हम दूसरों के लिए लगा दे तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। इसलिए दूसरी बार तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ में काम में जुट गया और बड़ा काम उसमें से निर्माण कर पाया। अगर आपके जीवन में ऐसा कभी प्रसंग आता है, हर एक के जीवन में आ सकता है, तो सबसे पहले ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि आत्महत्या किसी भी बात का हल नहीं हो सकता है। मैं ये डर नहीं बताऊंगा कि आपने आत्महत्या करने के बाद में आपकी आत्मा यही रहेगी, वो भूत कर इधर उधर घूमेगी, ये सब झूठा है। या फिर आत्महत्या करने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा, ये भी झूठा है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा जीवन बहुत सुंदर है, हम बहुत सुंदरता से अपना जीवन जी सकते हैं। ये जो सुंदरता से जीवन जीने की जो आवश्यकता है, हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसका बहुत अच्छे ढंग से हमें उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात है कि आपके जीवन में अगर कभी भी आत्महत्या जैसी सिचुएशन आए तो अपने नजदीक के जो भी लोग हैं, मित्र हैं, घर के लोग हैं, उनके साथ खुलकर बात कीजिए, अपनी समस्या शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके दोस्तों में कुछ सुलझे हुए व्यक्ति हो जो साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग हो, दूसरों को समझने की क्षमता जिनमें हो। ऐसे मित्रों के साथ में विस्तार से चर्चा कीजिए, उनके साथ में डायलॉग कीजिए, अपनी समस्या को ओपन अप कीजिए। आत्महत्या से दूर रहने का यह बहुत ही एक सुंदर तरीका है। हमेशा याद में रखना है, हर रात के बाद सुबह होती है। तो जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं वो कभी ना कभी खत्म होने वाली है। अब समस्या खत्म करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे जीवन में जो समस्या है उसके खिलाफ कदम उठाइए और उसको खत्म कर डालिए। अगर यह संभव नहीं, ऐसी कुछ समस्याएं हैं कि जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, हमें वो क्षमता नहीं है, हमारे टोटल दायरे के बाहर की समस्या है, हमारा जो भी सामर्थ्य है उसके बाहर की समस्या है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे समय में ये समस्या मेरे जीवन में नहीं है ऐसा मानकर जीने की क्षमता इंसान में होती है, और वो हमारी क्षमता हम जगा सकते हैं और जी सकते हैं। अब मैंने कहा कि हमारा जीवन बहुत सुंदर है। कौन व्यक्ति आपसे कह रहा है? मैं 1982 तक बहुत ही एक प्रसिद्ध पत्रकार था, वक्ता कर काफी ख्याति प्राप्त था। हमेशा मुझे तारीफ मिलती थी, आप बहुत सुंदर बोलते हो, विषय को बहुत सुंदर रखते हो, बहुत सुंदर लिखते हो। उस जमाने में टीवी वगैरह केवल मुंबई में था, बाकी जगह टीवी नहीं था। तो मैं जब भाषण के लिए जाता था तो मुझे पढ़ने वाले जो श्रोता थे वो देखने के लिए आते थे, मिलने के लिए आते थे। इतना प्रसिद्धि और प्यार में पा चुका था। 1982 में मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया। पहले कॉलेज में प्राध्यापक था,
1.5 प्राध्यापक था, जूनियर का फुल टाइम और सीनियर का पार्ट टाइम। मुझे 1.5 पगार मिलता था। उसके बावजूद मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की। 6-7 हजार रुपए मुझे पगार मिलता था। 1,500 पगार में मैं पूना में किर्लोस्कर प्रेस में ज्वाइन हुआ। फिर वहां मेरा नहीं जमा। वहां से फिर मैं तरुण भारत फिर से वापस आया और 600 रुपए में काम करने लग गया। अब कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति ने प्राध्यापक कर 6,000 से 7,000 पगार लिया है, वो 600 रुपए कर संपादकीय विभाग में एक तरुण भारत का वीकली निकाल रहा है। तो वो भी काम किया मैंने। और फिर 1982 में मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा समय मैंने सार्वजनिक काम में डालना चाहिए, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए, और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से ये आंदोलन शुरू किया। कमाई पूरी तरह से बंद, जेब में एक पैसा नहीं रहता था, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं रहती थी, कपड़े पहनने के लिए नहीं रहते थे, पैर में कई बार चप्पल ठीक ढंग से नहीं होती थी, फट जाती थी, लेकिन नई चप्पल लेने की गुंजाइश नहीं थी। 9 साल में पूरी तरह से फुल टाइम काम कर रहा था। रोज गालियां, मानव तो मुझे कोई कहता ही नहीं था, दानव ही कहता था। अब जिसने अपने कई सालों से केवल तारीफ सुनी है, उसको रोज गालियां सुननी पड़ती थी, रोज जीवन डेंजर में होता था। क्योंकि मेरा निश्चय था कि मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलूंगा, भगवान के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस बाबा के खिलाफ बोलूंगा, ज्योतिष के खिलाफ बोलूंगा, जिस शरीर में देवी आने वाले एक आधे व्यक्ति के बारे में बोलूंगा, मांत्रिक के बारे में बोलूंगा, उसका नाम लेकर बोलूंगा। और उन लोगों का उस एरिया में बहुत बड़ा भक्त समुदाय रहता था। हजारों लोग हाथों में पत्थर लेकर आते थे। आज मैं बाहर गिरा हूं व्याख्यान देने के लिए, 2 या 3 व्याख्यान दे रहा हूं दिन में। रात को वापिस आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। कई सालों से इस ढंग का जीवन में जी रहा हूं। बाद में मैंने 90 में मुंबई में आकर 91 में मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स मैंने शुरू की, कार्यशालाएं शुरू की। ये कार्यशालाओं के कारण मैं कमाने लग गया, थोड़ा बहुत आर्थिक दृष्टि से स्थिर हुआ, लेकिन ये तो लड़ाई चलती रही। आज भी मेरा कब मर्डर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। मेरे कुछ साथियों के मर्डर हो चुके हैं, लेकिन इस अवस्था में भी मैं हमेशा आनंदी रहता हूं। रोज लड़ाई करता था, सोने के लिए जगह नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं था, लेकिन मुझे कभी भी किसी ने रोती हुई सूरत से कभी देखा नहीं। कोई भी अवस्था में इंसान बहुत आनंदी रह सकता है, हंसमुख रह सकता है, रिलैक्स रह सकता है, टेंशन फ्री रह सकता है। जिसको रोज टेंशन होते हैं वो भी टेंशन फ्री रह सकता है। ये मैंने अपने खुद के जीवन में उस ढंग का जीवन में जिया हूं, और मैं आपको कहता हूं कि जीवन बहुत सुंदर है, जीवन बहुत आसान है। थोड़ा दूसरों के साथ में जीना सीख लीजिए, दूसरों के लिए जीना सीख लीजिए, हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। उसको आत्महत्या कर नष्ट करना, ये हमारे जीवन का बहुत अच्छा अवसर हम गंवा रहे हैं। इसलिए मैं आपको यही आह्वान करूंगा इस बहाने, इस दुनिया में आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। किसी दूसरे में आपको दुखी करने की क्षमता नहीं होती है। इस दुनिया में आपको कोई रुला नहीं सकता है। कोई दूसरे व्यक्ति में आपको रुलाने की क्षमता नहीं होती है। आप में इतना बड़ा सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य जगाइए। जो भी हमारे सामने दुविधा है, समस्याएं हैं, उसके साथ में लड़कर, हंसमुख रहकर हम बहुत अच्छे ढंग से जीवन जी सकते हैं। इसलिए हम भी आनंद से जिएंगे, दूसरे के भी जीवन में आनंद निर्माण करने का प्रयत्न करते जाएंगे। बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, ऐसा आह्वान कर मैं यहां रुकूंगा। मस्त जिए, सुंदर जीवन है, सुंदर जिए, इतना ही आग्रह मैं करूंगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।